नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। बट इससे पहले कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक अपील करना चाहूँगी। आप लोग काफ़ी समय से द प्रिंट को सहयोग दे रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन ली भी है। अगर आपको हमारा जर्नलिज़्म पसंद आ रहा है, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्टाज हमारे जर्नलिस्ट करते हैं, इलेक्शन के टाइम में आप देखते हैं अलग-अलग राज्यों में जाकर हम वहाँ के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, विषय होते हैं, उन सब पे भी हम लोग स्टोरीज़ करते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है हमारा काम, तो आप ज़रूर सब्सक्रिप्शन लें। उसकी पूरी डिटेल्स हमें आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप हमें जितना सहयोग हो सके वो करें। आज का भी जो प्रोग्राम है, हमने देखा है काफ़ी सारे सवाल आए हैं, आप लोगों ने अलग-अलग विषयों पे हमसे सवाल पूछे हैं। बट हमें ये भी पता है आपका भी समय काफ़ी कीमती है, तो आधे घंटे 35 मिनट की जो एक ड्यूरेशन होती है, जितने सवाल हम उसमें ले सकते हैं, हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे उनको लें, और जो बच जाएँगे उनको आगे के शो में भी हम ट्राई करेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन आज के शो की शुरुआत मैं करना चाहूँगी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। विषय के साथ जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हो रही है। जो नरेंद्र आर्य ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है, वो तकनीकी कारणों से खारिज हो गया और भाजपा के तीनों जो उम्मीदवार हैं, उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया। भाजपा ने अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने की सावधानी बरती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, इसमें से थोड़ा टाइम लूँगा मैं सोच रहा था शॉर्ट आंसर दूँ, जी। लेकिन ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। ये सावधानी मैं नहीं कहूँगा, कि हुँ। सावधानी नहीं बरती, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। उनका होप था कि डिफेक्शंस होंगे और हम शायद ये जीत जाएँ। देखिए, अब हुँ, झारखंड में भी उन्होंने परिमल नाथवानी को बैक किया है, वहाँ भी नंबर्स नहीं है उनके पास। लेकिन वो जो डिफेक्शन वाली राजनीति होती है, उसमें हमेशा होप रहता है। हुँ। तो वो सावधानी नहीं है, वो एक आप कह सकते हैं रन स्ट्रैटेजिक है। रणनीति कहिए उनकी। जी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में भी इनके थर्ड उम्मीदवार के लिए वहाँ पे एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 58 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स चाहिए होता है। तो बीजेपी उस हिसाब से इनके पास 2 ही थे नंबर्स, 2 ही जिता पाते। हुँ, थर्ड को जिताने के लिए उनको करीब 8-9 एक्स्ट्रा एमएलएज की ज़रूरत थी, जो कि कांग्रेस कैंप से आते हैं। तो कांग्रेस इसलिए चाह रही थी कि इसमें डिफेक्शन कहीं बाद में कहीं कुछ हो नहीं हो। तो वो चाह रहे थे उनको फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में उनको बाहर लेके चले जाएँ, लेकिन उसके पहले उन्होंने नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसमें देखिए, मीनाक्षी नटराजन पे जिस केस की बात हो रही है, उस केस के बाद जैसे बताऊँ, जैसे तेलंगाना में अभी जो कि हैदराबाद कोर्ट की बात चल रही है, तो वहाँ जो 2 कांग्रेस नेता थे, तो 2020 में से शिव कुमार रेड्डी थे, एक डीसीसी प्रेज़िडेंट थे, और ये श्रीलता हैं जो कि पहले टीडीपी में थी, टीडीपी को ऑपरेटर थी, लेकिन 2010 के बाद किसी समय उन्होंने जॉइन किया था कांग्रेस। तो एक म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहा था, उसमें श्रीलता में और डीसीसी प्रेज़िडेंट उस समय कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, मतलब दे फेल आउट, मतलब कुछ झगड़ा-वगड़ा हुआ। हुँ, उसके बाद श्रीलता ने काफ़ी आरोप लगाए रेड्डी पे, और फिर कुछ दिनों के बाद रेड्डी को हटा दिया गया डीसीसी प्रेज़िडेंट से। लेकिन फिर भी 2022 में और 23 में इन्होंने 2 बार एफआईआर किया कि कैसे उन्होंने रेड्डी ने उनको हैरेस किया, ये किया, वो किया। तो काफ़ी एलिगेशंस थे उसमें। तो वो आगे बढ़ा नहीं, बिकॉज़ उसमें कोई एविडेंस नहीं आया। हुँ, तो ये सब बात मैं कह रहा हूँ, 2020 से जो शुरू हुआ फाइली एफआईआर, 2022 में हुआ, 23 में हुआ, उसमें कुछ निकला नहीं। मीनाक्षी नटराजन कहाँ कब आती हैं तेलंगाना के इंचार्ज होके? वो फ़रवरी 2025 में। तब तक उस केस की बात नहीं हो रही थी। सितंबर 25 में आके एसी लता ने एक कोर्ट में जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट डाला। हुँ, उसमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम हैं, उसमें एक मीनाक्षी नटराजन भी थी, जो कि जब उन्होंने एफआईआर किया था, मीनाक्षी नटराजन कहीं तेलंगाना में नहीं थे। तेलंगाना में आने के इंचार्ज होके जाने के 7 महीने बाद प्राइवेट कंप्लेंट हुआ। उसमें इन नेताओं का नाम डाला गया, मीनाक्षी नटराजन का भी, कि ये लोग रेड्डी को हटा नहीं रहे पार्टी से। हुँ, डिमोशन काफ़ी नहीं था, ए श्रीलेखा का डिमांड था कि उसको पार्टी से निकालो। तो ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। तो उसमें जो रिस्पोंडेंट बना के भेजा गया था, मतलब रिस्पोंडेंट बनाया गया था मीनाक्षी नटराजन, उसमें से कई उसमें अक्यूज़ वो कई रिस्पोंडेंट्स हैं, उसमें एक वो भी है।
कोर्ट ने नोटिस दिया था। तो ये तो कोर्ट नोटिस दिया जो इन्होंने मेंशन नहीं किया केस को, जिसके कारण रिटर्निंग ऑफिसर ने इनका नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिया। अब देखिए, आज जो अभी हम रिकॉर्ड करें, कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पे जो ये लोग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने खैर अपील किया था। हाँ, वो मना कर दिया था उसको सुनने से कि आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करो। तो वहाँ जो डिबेट में जैसे इनकी तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी लॉयर थे, वो जैसे लीगल प्रोविजंस जो कोट कर रहे हैं। अब जैसे सेक्शन 33A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है, और वो जैसे कहता है कि अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड दे अंडर, जो लागू होगा उसमें, कि अगर आप किसी ऑफेंस में अक्यूज्ड हैं जिसके लिए पनिशमेंट 2 साल या ज़्यादा का हो, और उस केस में चार्जेस फ्रेम हो गए हों, तब आपको मेंशन करना पड़ेगा। मतलब चार्ज फ्रेम हो गया हो और ऐसा कोई ऑफेंस हो, अलेज्ड ऑफेंस, जिसमें कि पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है 2 साल या ज़्यादा। अब उस हिसाब से देखेंगे तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं बनेगा आपको। लेकिन खैर, मीनाक्षी नटराजन ने उसको मेंशन नहीं किया कि उनको नोटिस आया था, भूल गए लोग। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी का था कि फिर ये नोटिस में तो ये केवल नोटिस ही है, चार्ज और फ्रेम तो कुछ हुआ नहीं केस में, और ऑफेंस जो मेकआउट किया जाएगा 2 साल और ज़्यादा का, वो सब तो अब मतलब कहीं इसमें फिट नहीं कर रहा है। तो आपने किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है? उस दूसरी तरफ से मतलब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, यहाँ इलेक्शन कमीशन से, इनका आर्गुमेंट था कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में होता है कि फॉर्म 26 आपको जमा करना होता है। फॉर्म 26 में आपको एक कॉलम होता है, उसमें और पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जो है, आपको कन्विक्शन हो गया हो या पेंडिंग हो या जितना कुछ हो, आपको डिटेल देने होते हैं। इनका आर्गुमेंट था कि नहीं, फॉर्म 26 में आपको चूंकि सारे डिटेल देने होते हैं, लेकिन आपने दिया नहीं। बट पॉइंट है, वो तो रूल्स का पार्ट है। जब एक्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर क्लियरली कहा जा रहा है कि चार्ज फ्रेम हो, जिस केस में हो गया हो, जो पर्टिकुलर केस है जिसकी मैंने बात की, मतलब जिसका पनिशमेंट यहाँ तक होता है, उस केस को आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस केस में चार्ज फ्रेम हुआ ही नहीं, नोटिस ही दिया गया है। तो ऐसे अगर लीगली देखा जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने डिसीजन लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल उसमें चली गई कि हमने आज तक कभी इस तरह के केसेस में हमने कोई रूलिंग दी नहीं है। आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करो, आप हाई कोर्ट में जाओ। अब इसमें देखिए, इसमें आयरनी ये है कि जब तक आपका इलेक्शन पिटिशन डिसाइड होगा, आपको कोर्ट का आपको पता है कैसे होता है, तब तक हो सकता है कि मतलब राज्यसभा टर्म ही पूरा हो जाए उसका फिर क्या मीनिंग होगा। तो खैर, ये रही केस के का जो मैंने एक ओवरव्यू रूपरेखा। देने की कोशिश की है जी। इसमें। 2 प्रश्न मैं एक साथ लेना चाहूँगी, टीएमसी से जुड़े हैं। एक तो हमारे व्यूअर हैं ब्लूटूथ रंजीत पॉल, वो जानना चाहते हैं, टीएमसी के सांसद और विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? भाजपा को टीएमसी से करीब, वो कहते हैं, 38 लाख ज़्यादा वोट मिले हैं। ईडी और सीबीआई तो पहले से टीएमसी के पीछे थी, अब नया क्या बदल गया? और साथ में देवदासी कुमार जानना चाहते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों के सामने आगे का रास्ता क्या है? वह शिंदे की तरह अपनी पार्टी पर कब्जा करते नहीं दिखते, क्या उनके लिए भाजपा में विलय ही एकमात्र विकल्प बचा है? देखिए, पहली बात है कि क्यों जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, एक राजनीतिक अवसरवादिता को हम कई सालों से देख रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि नई पार्टी आई है, सेंटर में भी यही पार्टी है, स्टेट में वही पार्टी है, तो आप रूलिंग पार्टी के साथ जाना चाहते हो। ये कहना कि अभिषेक बनर्जी ने ये किया, अभिषेक बनर्जी ने वो किया, ये पोस्ट फैक्टो वाली बात है कि अब जब हार गए हैं उसके बाद आप सब कह रहे हो। जब तक पार्टी जीत रही थी इतने सालों से, इसमें से किसी ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया निकल के। तो एक आप जस्टिफाई आप जैसे भी कर ले अपने मूव को, तो वो मेन कारण है। देखिए, उनको ये भी लगता है कि अभी जब ये लोग जा रहे हैं, टीएमसी के लोग जब क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपने सुना होगा किसी के ऊपर अंडा फेंका जा रहा है। जहाँ जाते हैं चोर चोर करके जो है सो दूसरे जो ग्राउंड पे होते हैं दूसरे पार्टी के वर्कर, चोर चोर करके उनको मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो एक इनका एक माहौल तो है कि अपने क्षेत्र में भी ठीक से घूम नहीं पा रहे हैं ये सब। तो एक वो प्रेशर है। खैर, वो बहुत ज़्यादा एक वो मटेरियल नहीं है। एक मैंने जैसे कहा, अवसरवादिता यहाँ पे ज़्यादा है। इसका कारण भी है। देखिए,
लेफ्ट जब रही वहाँ पे बहुत लंबा लंबा समय तक चलता है रूल सब। लेफ्ट एक बार आई तो फिर 34 साल तक बैठी रही। ममता बनर्जी आई तो 15 साल तक बैठी रही। अब उनको भी लगता है बीजेपी ये है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुरंत कुछ चेंज हो जाएगा, उनको लगता है फिर वहाँ भी लंबा चलेगा। तो इससे बढ़िया है कि अब शुरू में ही अब निकल लो। तो इसको मैं अपॉर्चुनिज्म कहूँगा। हाँ, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जो उनके जो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कंप्लेंट्स आते रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जब आपने अब बोलना शुरू किया है जब पार्टी हार गई है। कंप्लेंट तो अभी से नहीं, बहुत पहले से था वो कि अभिषेक बैनर्जी उनका एक अपना एक स्टाइल है, डिक्टेटोरियल स्टाइल टाइप का है कि अपना एक अलग ही पैरेलल अपना चलाते रहते हैं और आईपैक के थ्रू मतलब लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, ग्रास रूट्स पे ऑफिस बेयर्स को इन्वॉल्व नहीं करना, अपनी चलाना। तो उनका तो बहुत पुराना ये रहा है। हम्म। खैर एनीवे अब उनको मौका मिला है, अब उसको एक एक्सक्यूज बना के अपना पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इनका होगा क्या वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए अब जैसे बंगाल में भी अब एलओपी का ऋतुव्रता को वहाँ पे स्पीकर ने दे दिया एलओपी का। अब इससे बड़ा कोई उसमें लीगल क्वेश्चंस बहुत हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात वो आप करेंगे तो होगा कि पार्टी डिसाइड करती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। और अभी भी ममता बनर्जी पार्टी हेड कर रही हैं जिन्होंने अपना एलओपी स्पीकर को दे रखा था पहले ही कि कौन एलओपी होगा। हम्म। आप हाउस के अंदर में बैठ के आप नहीं डिसाइड करेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट करते हैं। वो पॉइंट नंबर 1 है। सेकेंडली अभी तक लोग कह रहे हैं कि 58 एमएलए है, 58 एमएलए है। आज तक स्पीकर ऑफिस से या कहीं से एक हमें ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं आया है कि 58 एमएलए है भी क्या। हम्म। क्योंकि वो उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तृणमूल कांग्रेस। लोकसभा में भी देखिए आप बहुत सुन रहे हैं कि 20 हैं, उनके 28 है तो इनको 19 चाहिए एंटी डिफेक्शन, जो 2/3 इनको कोशिश कर रहे हैं। लिस्ट सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में, इधर उधर से कहीं से आपको आता रहता है कि ये इतने एमपी आ गए, 19 की लिस्ट ये है, 20 की लिस्ट ये है। लेकिन ऑफिशियली आपको इसमें से कोई भी जो है निकल के आपको ये नहीं कि हम इतने लोग हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लिस्ट दे दीजिए कि इतने लोग हमारे साथ हैं। वो अभी तक नहीं आ रहे हैं बिकॉज ममता बनर्जी का कैंप कह रहा है कि इनके पास 13-14 से ज़्यादा नहीं है। खैर 2/3 पहुंच भी गए तो उस पर फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि 2/3 अगर आप टूटे तो आप अगर दूसरी पार्टी में आपको मर्ज करना है डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए, ये नहीं है कि आप अलग ब्लॉक बन जाएंगे। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा जब शिवसेना का ये सारा कुछ हुआ, खैर उतना कुछ हो गया, फिर ये लोग पहले तो फ्लोर टेस्ट में अलाउ कर दिया गया इन लोगों को, डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोसीडिंग रोक के कोर्ट ने कि आप तब तक डिसीजन नहीं लेंगे, अलाउ कर दिया वोट करने का। एक बार सरकार जब चली गई, एक बार जो आप उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद फिर बात ही खत्म हो गई। फिर आप इलेक्शन कमीशन ने इनको सिंबल भी दे दिया। लेकिन वो क्वेश्चन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा है कि अब लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी अगर आपके पास है, ये डिसाइड नहीं करेगा कि पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा। अब बात ये भी है कि अगर पार्टी एलओपी डिसाइड, आपने जैसे ब्लॉक आप अलग हो गए, आपने बीजेपी से मर्ज नहीं किया, तो बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस उसमें रह गए हैं। जब स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी के आधार पर डिसाइड नहीं करते हो कि ओरिजिनल पार्टी कौन सी है, और जो ओरिजिनल पार्टी होगा वो आपको पार्टी डिसाइड करेगा उसका एलओपी कौन होगा। लेकिन चलिए वो सारा कुछ हो गया, इलेक्शन कमीशन ने दे भी दिया, अब कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है उन लोगों ने, दूसरी पार्टी ने तो कोर्ट अपना कोर्ट ही मतलब कुछ हो नहीं रहा, उसमें कई साल से पड़ा हुआ है मामला। उस पर क्लैरिटी आती तो इस पर भी हम लोगों को क्लैरिटी आते कि अगर ये 19 है 20 हो भी गए तो क्या ये अलग ब्लॉक बना सकते हैं या मर्ज करना ही पड़ेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से जो हमारी बात होती रही है, अपूर्वा मंदानी ने कई इस पे जी। स्टोरीज भी की हैं कि आप अलग ब्लॉक बना के नहीं रह सकते एज पर जैसे प्रोविजंस है। विलय लेकिन करना उसमें होगा। कई सारे जजमेंट्स भी हैं अलग अलग कोर्ट्स के जिसमें थोड़ा सा ग्रे एरियाज हैं। तो एक बार कोर्ट की तरफ से फाइनल आ जाएगा तो शायद वो सारा क्लियर हो जाए, जो कि कोर्ट में पेंडिंग केसेज हैं आपके शिवसेना वाले के, उसमें कोर्ट में पेंडिंग है। अभी तक की स्थिति ये है कि 20 है कि नहीं, पहले तो हम उसका वेट कर रहे हैं। इनको 19 चाहिए, ये 20 कह रहे हैं, इनको 19 में ही 2/3 हो जाता है। दूसरा, आप अलग ब्लॉक रह सकते हैं कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आप बीजेपी को में मर्ज करोगे फिर, मतलब एज पर लॉ आपको मर्ज करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं हुआ कि आप तृणमूल कांग्रेस की हेड है ममता बनर्जी, ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है और आप अलग ब्लॉक बन के रह गए, वैसे लीगली लोकसभा में अलग ब्लॉक हो गए, वैसे काम नहीं करता। देखिए आपके भी जब 7 राज्यसभा एमपी निकले तो मर्ज किया उन्होंने जाके,
या फिर ये लोग हैं, या तो फिर आप रिजाइन कर लीजिए और फिर से जाके आप चुन के चुनाव आ लड़े। जाइए, हो गया। तो एक तो क्वेश्चन मार्क है, इनके पास नंबर है नहीं है, अगर है तो ब्लॉक रहेगा या ये मर्ज करेंगे, इस पे अभी तक, आज फ्राइडे है, उस पे हमारी क्लैरिटी अभी नहीं है उस तरह से। जी। रंजीत पॉल का एक और प्रश्न है, वो ये कहते हैं, बंगाल में लगातार सामने आ रहे छोटे-बड़े घोटालों के बीच ममता बनर्जी को साथ रखना क्या कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? देखिए, कांग्रेस के पास पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ममता बनर्जी आना चाहेंगे, हुँ, बिकॉज सबों को पता है कि ममता बनर्जी का वो राजीव गांधी का फोटो भी, अब दिल्ली वाले इनके रेजिडेंस में जाते, जब यहाँ आती थी वो, तो वहाँ भी राजीव गांधी का पिक्चर लगा होता था। राजीव गांधी के बारे में उनके बड़ा रिस्पेक्ट था, सोनिया गांधी से के बारे में उनका काफ़ी अच्छा संबंध चलता है, लेकिन राहुल गांधी से आपने कई बार सुना होगा, क्रिटिकल रहते हैं वो। हुँ, तो क्या अपनी पार्टी को मर्ज करके और राहुल गांधी के अंदर में आप काम करेंगे? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्लस उनको ममता बनर्जी का जिस तरह का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जब वो कांग्रेस में भी थे, तब भी मतलब पार्टी के बहुत सारे डिसीजंस को क्वेश्चन कर लेते थे। तो वो होगा नहीं होगा तो बाद की बात है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के ऑप्शन का सवाल है, देखिए आज ही हम सुन रहे हैं, कई कई नेता बोल रहे हैं, अशोक गहलोत और बहुत सारे नेता, कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए आ जाए। एक तो आएंगे कि नहीं, पहले उन लोगों से पूछ ले आप। दूसरी बात तो, कि आपके पास ऑप्शन है कि, देखिए मैंने पहले भी इस पे मैंने बोला है, लिखता रहा हूँ इस पे, कि कांग्रेस के लिए असली चैलेंज बीजेपी नहीं है, कांग्रेस के लिए चैलेंज रीजनल पार्टीज है, जिसमें से कि बहुत सारे रीजनल पार्टी जो इन्हीं हुँ, के तोड़ के निकले हैं। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो आइडियोलॉजी ड्रिवन उनके काडर हैं और बाकी लोग हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं आपको, वो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो आपको बाकी जो आपका वोट बेस बढ़ाना है, ये जो लोग आपका वोट ले गए हैं, उनसे आपको वोट लेके वापस आना है। अगर कांग्रेस की जगह पे बीजेपी होती तो इस पे काम करना शुरू करती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कहीं कुछ दिखाया नहीं है। अगर ममता बनर्जी ने 97 में पार्टी छोड़ी, 1 जनवरी 98 को अपना टीएमसी बनाया, उसके बाद से कांग्रेस में आपने कभी कोशिश देखी ही नहीं कि हम फिर से, जो ममता बनर्जी इनका वोट्स ले गए थे सारे कांग्रेस के वोटर्स और वर्कर्स, कांग्रेस की तरफ से कभी दिखाई नहीं कि हम उनको वापस लाएं। उसके बाद वो लेफ्ट के साथ जाना शुरू हो गए, ममता बनर्जी के साथ वापस चले जाना शुरू हो गए। महाराष्ट्र में देखा जब शरद पवार ने छोड़ा इनका पार्टी, कभी कांग्रेस की तरफ से वो कोशिश नहीं देखी जो हमारे वर्कर्स गए उनको वापस लाएं। हुँ, तो कांग्रेस का अभी भी, पिछले इलेक्शन में आपने देखा, barely 3% वोट्स मिला है उनको। तो उनका प्रेजेंस एकदम है ही नहीं। और जब उनका प्रेजेंस नहीं है, तो ऑप्शन एक ये है कि चलिए, अब का अपोजिशन में अगर ममता बनर्जी, जिन्होंने पूरा एक आपका सारा ले लिया था, या तो आप जाए और उस स्पेस को रिकैप्चर करें। अगर आप में एबिलिटी है, जो कि अब तक पार्टी ने दिखाया नहीं है, लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है, ना वो ड्राइव है, ना उस तरह का आप में कोई इंटेंशन है, तो फिर आप ममता बनर्जी को लाने की कोशिश करें पार्टी में, अगर आपको एक्सपैंड करना है तो। अब आगे देखिए इस पे क्या होता है, अभी कहना इस पे बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या ममता बनर्जी आपके साथ आने को तैयार है? अब स्कैम और ज़्यादा ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो आरोप उन पे बहुत ही, उनके पार्टी पे, उनके लोगों पे जितने आरोप हैं, वो बहुत ज़्यादा, चलिए अभी बहुत सारे सुनते रहेंगे इस तरह का। ये हुँ, पॉलिटिक्स में लंबा जब आप जाते हैं, तो ये किया है, इस पार्टी के कुछ लोग बदनाम हैं, इधर ये है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर आपने देखा बीजेपी में बहुत सारे जितने लोग आए, बहुत सारे उन पे चार्जेस लगाए थे। बीजेपी ने खुद ही जिन पे चार्जेस लगाए, वो सब आए बीजेपी में। हुँ, इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। तो वो इश्यू नहीं है। इश्यू है पहला, कि क्या ममता बनर्जी आएँगी, और नहीं आएँगी तो क्या आप में ये क्षमता है कि आप बंगाल जाके, जब वो इतना अनपॉपुलर हो गई है, तो आप वो अपोज़िशन स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करो? जी। हमारे एक व्यूअर है भारत दैट इज़ इंडिया नाम से, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने हाल के कार्यक्रम में कहा था कि मोदी का भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, लेकिन क्या 30 साल बाद मोदी को सिर्फ़ एक चुनाव जीतने वाली मशीन के रूप में याद नहीं किया जाएगा? और ख़ासकर वो ये भी कहते हैं कि नेहरू के बारे में भी के बाद में ऐसी बातें कही जाएँगी, ऐसा कहा जाता था। साथ में वो ये भी जानना चाहते हैं, मोदी भी वो कहते हैं चुने हुए, इलेक्टेड नहीं बल्कि चयनित, सेलेक्टेड नेता हैं। उन्हें पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक संगठन, आरएसएस परिवार जिसे वो कह रहे हैं, ने चुना था, जनता ने नहीं।
देखिए, ठीक है, मतलब सिलेक्टेड थे मोदी वो, जब उनको 2001 में उनको चीफ मिनिस्टर हुँ, बनेंगे तब आप कह सकते हैं, लेकिन उसके जी, बाद तो कई बार इलेक्ट हो गए, तो खैर इस इशू पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हुँ। और मैं लेगेसी की जो बात हो रही लेगेसी है। में मैं अभी नरेंद्र मोदी को 30 साल बाद कैसे देखा जाएगा एज़ प्राइम मिनिस्टर, अभी से तो उस पे कहना मुश्किल है। मैं इसीलिए मोदी वर्सेस नेहरू डिबेट में नहीं घुसा, बिकॉज़ देखिए, ठीक इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की हालत थी, जो उस समय ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस थे, जो अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया के सामने थे, जो चैलेंजेस इंडिया के सामने थे, वो एकदम अलग था। अभी का इंडिया अलग है। तो कंपैरिज़न की मतलब आप कह ही नहीं सकते। अब ये भी बात है कि नेहरू ने उतने चैलेंजेस के बाद भी जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर गए, जितने इंस्टीट्यूशंस हुँ, उन्होंने क्रिएट किए, जो कि एक मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन उन्होंने ले किया। आईआईटी, आईआईएम्स जी। मतलब डिस्पाइट जिस जो उस ठीक इंडिपेंडेंस के बाद अब ब्रिटिश रूल से निकल रहे हैं, तो अचीवमेंट उसके काफ़ी हैं। कई सेक्टर्स में है और उसके लॉन्ग टर्म अभी तक उस पे इंडिया को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो डिसमिस ठीक है, अगर आप मतलब लाइक नहीं करते, आप डिसमिसिव हो सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशंस उनका भी है। नरेंद्र मोदी का एक अलग-अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है। अब इनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कंपैरिज़न किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, ये थोड़ा-सा ये गलत होगा, बिकॉज़ सबके अपने-अपने, जैसे मैंने कहा, अपॉर्च्युनिटी, चैलेंजेस अलग-अलग एरा में अलग-अलग होते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं घुसा था। ये जिसकी बात ये कर रहे हैं, मेरा पॉलिटिकली करेक्ट जो मेरा जी, लास्ट एपिसोड था, उसपे मैंने जो की थी, मैंने कहा था कि राजनीति पे क्या छाप छोड़ रहा है वो। जिसपे मैंने कहा था कि देखिए, जैसे नेहरू के समय में एक अपोज़िशन थी ही नहीं, अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही कर दिया है। वहाँ पे रीजनल पार्टी स्ट्रगल की, ये भी रीजनल पार्टीज़ को फिर से जो है सो एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा, रीजनल पार्टी कुछ चल ही नहीं रही है। और एक ये कि जो बीजेपी का अभी वो इस स्थिति में ले आए हैं, जिसमें मैंने कहा कि जो जिसमें वो स्कोर करते हैं नेहरू के ऊपर, कि नेहरू को तो एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी मिली थी, जो कि टोटली डोमिनेंट थे उस समय। वो नरेंद्र मोदी को वो पार्टी नहीं मिली, पार्टी बहुत ही कमज़ोर स्थिति में मिली। हुँ। वहाँ से लेके पार्टी को जहाँ तक पहुँचा दिया, तो बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे अगर, तो बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। हमारे व्यूअर सत्य प्रज्ञन दास प्रश्न पूछना चाहते हैं, भाजपा सरकार ने अचानक एपीएफआरए के लिए नियम बना दिए हैं जो कई दशकों पुराना है। वो कहते हैं सरकार अदालत के निर्देशों का हवाला दे रही है, लेकिन असली मकसद शायद जो ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से वो कह रहे हैं बाहर करना हो सकता है। इससे आदिवासी समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और भाजपा को राजनीतिक फायदा वो कहते हैं मिल सकता है। विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है? खासकर वो ये भी जानना चाहते हैं क्या भाजपा इस रणनीति को झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी इस्तेमाल करेगी? देखिए, विपक्ष की चुप्पी वाले मामलों को लेके तो वैसे ये इनको लगता है इतना सेंसिटिव है। अब सीरियसली विपक्ष इस पे कोई स्टैंड ही नहीं ले रही है। हुँ, इतनी बड़ी रैली दिल्ली में हुई, जिसकी जो हमने पिछली बार चर्चा किए हाँ, थे। जनजाति जो विपक्ष एकदम हाँ, चुप है, बिकॉज़ उनको लगता है सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हम किसी एक दूसरे सेक्शन को नाराज़ ना कर जाएँ। लेकिन एक मैं इस पे अपडेट दे दूँ कि मेरी बस इसी सप्ताह में किसी बहुत ही सीनियर सरकार के मिनिस्टर से मेरा इंटरैक्शन हुआ था, जिससे मैंने उनसे पूछा था कि क्या कन्वर्टेड जो हैं उनको, हुँ, क्या एसटी लिस्ट से बाहर करने का कोई प्लान है, डिलिस्ट करने का प्लान है? डीलिस्टिंग का जो चल रहा है तो मुद्दा। उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कह दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा होगा नहीं, बिकॉज़ वो कर नहीं सकते लीगली उसको। हुँ, क्योंकि जब आपने एससी के लिए वो किया था, तो वो एससी हिंदूज़ में एससी के लिए हुआ था। जी, एसटी वाले में वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, हुँ, तो इसीलिए इसको आप नहीं कर सकते वो। तो ये पॉसिबल नहीं है करना, उन्होंने जो मुझे कहा वो मैं कह रहा हूँ। जी। ऋषित चारला जानना चाहते हैं क्या जनगणना को संविधान के तहत अनिवार्य प्रक्रिया नहीं होना चाहिए? यह किसी इंसान की नियमित स्वास्थ्य जांच की तरह है और वो अगर हमारे पास कहते हैं समय-समय पर विस्तृत जनगणना का डेटा हो, तभी देश के लिए अच्छी नीतियाँ बन सकती हैं। साथ ही आधार और पैन के डेटा का इस्तेमाल करके जनगणना को और व्यापक भी बनाया जा सकता है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड ही है सेंसस। जी। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है ये, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि आप कब कराओ, कैसे कराओ। तो हमारा सेंसस एक्ट 1948 का जो है, वो भी नहीं कहता कि कब कराओ आप, 10 साल में कराओ, 20 साल में कराओ। वो केवल ये कहता है कि बेसिकली कि जब भी सरकार चाहेगी, सेंटर चाहेगी, व्हेनेवर, वो जो सेंसस एक्ट को देखेंगे वो कहता है व्हेनेवर सेंटर को इसकी ज़रूरत अगर लगे कि
करवानी पड़ेगी तो या तो पूरे इंडिया में या किसी के पार्टी में वो सेंसस करवा सकती है। तो 10 साल का हमारा एक ट्रेडिशन चला है, हर एक 10 साल में हो, कोई ऐसा कोई लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई मैंडेटेड 10 साल का नहीं है। जहाँ तक आधार पैन का सवाल है, मुझे याद है कुछ दिन हो गए इसका पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था सरकार से। हम्म, तो सरकार ने साफ मना कर दिया था कि पैन आधार को आप नहीं। यूज करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। ये भी कारण हो सकता है बिकॉज सेंसस केवल आपको आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं होता, पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए होगा। प्लस बाकी डिटेल जैसे सोशियो इकोनॉमिक जो देखते हैं कि जो डेटा चाहिए, पैरामीटर्स। अब आपके एमिनिटीज क्या मिल रहे हैं, पानी कितना है, बिजली कितना है, मतलब बाकी क्या क्या लाइफ में चेंजेस हुए हैं, तो वो सारा आपको आधार पैन से वो सॉल्व नहीं होता वो सारा। जी। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, क्या टीएमसी और कांग्रेस का विलय हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या गोवा में कांग्रेस की जीत की संभावना बढ़ेगी, और क्या ऐसे राज्यों में उसका कुछ वोट शेयर भी बढ़ सकता है? देखिए पहले ही इस पे मैं काफ़ी लंबी बात कर जी। चुका हूँ, विलय हो सकती है नहीं, मतलब बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन आपने टीएमसी के बारे में कुछ नहीं सुना। क्या ममता बनर्जी इतना डेस्परेट हैं, इतनी ज़्यादा कॉर्नर्ड हैं ऐसा कदम कि उठाएंगे। अपना वो ऐसा कदम उठाएं और अपने आप को ही मतलब वो कर लें, मतलब कांग्रेस से मर्ज करना, मतलब एक कांग्रेस में हाई कमांड कमांडिस्ट पार्टी है और टीएमसी तो है ही हाई कमांडिस्ट पार्टी। तो एक हाई कमांड दूसरे हाई कमांड के अंदर जाके काम करने को तैयार, जो पहले उन्होंने किया है, हाँ। बहुत सालों तक किया था कांग्रेस में, लेकिन अब वो करेंगी मुझे नहीं लगता। जी, और दिव्यांश गुप्ता जानना चाहते हैं, सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जैसे किसी नए राजनीतिक आंदोलन के लिए दूरवीकरण और सोशल मीडिया को इको चैम्बर को तोड़कर आम लोगों तक पहुंचना कैसे संभव है? सिर्फ सही मुद्दे उठाना काफी उनको लगता है, सिर्फ इससे नहीं होगा। बिहार में प्रशांत किशोर का उदाहरण हमारे सामने है। देखिए सीजेपी को अभी बहुत ही नई चीज़ है, इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा बिकॉज अभी एक स्पेसिफिक छोटे छोटे इश्यूज को लेके है कि एग्जामिनेशन में ये हुआ है, आप एजुकेशन मिनिस्टर का हम हम्म। रेजिग्नेशन चाहते हैं, तो इसमें उनको सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यंगस्टर्स सपोर्ट है और बहुत कारण है, बहुत सारे अलग कारण, जैसे यंगस्टर्स थोड़े से नाराज हैं। हम्म। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसको हैंडल किया, देखिए गवर्नमेंट में हमारी जो बात हुई, तो कॉन्शस हैं कि युवाओं में रिजेंटमेंट है, वो खुश नहीं है, और इसीलिए आपने देखा कि बांग्लादेश नेपाल में जब ये सारा कुछ हुआ तो गवर्नमेंट का पूरा क्रैकडाउन हो गया। हम्म। लेकिन यहाँ वो एयरपोर्ट पे अभिजीत दीप के उतरे और उनको तुरंत परमिशन। परमिशन दे दिया उनको अपना प्रोटेस्ट करने का वहाँ पे जाके। तो ये बहुत आगे तब बढ़ता है इस तरह का मूवमेंट जब आपको क्रैकडाउन होने लगता है, लोगों को लगता है कि हम कुछ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फिर उसका रिएक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह से ठीक से हैंडल किया अभी तक उसको। प्लस सोशल मीडिया पे वो तो ठीक है फिनोमिनन हो गए, लेकिन केवल एक इशू को लेके है वो। हम्म। जनरल बाद में आप अनएम्प्लॉयमेंट जोड़ सकते हो, अदर ग्रीवेंसेज आप जोड़ सकते हो, लेकिन अभी का जो मोबिलाइजेशन जनरली जो रिएक्शन रहा है वो बेसिकली आपको एनटीए के इशू को लेकर रहा है, सीबीएसई के इशू को लेकर रहा है, जो कि इशू अभी तो है लेकिन कितना लंबा चलेगा ये, महीना 2 महीना 3 महीना, मतलब फिर अगला एग्जाम हो जाएगा, धीरे धीरे इशू रह जाएंगे। क्या सीजेपी में या अभिजीत दीपके में ये एबिलिटी है कि इसको यहाँ से खड़ा करके काफी बाहर ले जाए? हम्म। जो आपने गुजरात में देखा, जो आपने बिहार में देखा, जहाँ से आपका पूरा जो एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को पलटने की हुई थी तैयारी, तो वो तो केवल हॉस्टल फी से शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड करता चला गया, जेपी घुस गए और पूरा एक सरकार के खिलाफ पूरा बनता चला गया। पहले गुजरात सरकार के खिलाफ बना और उसके बाद बढ़ते 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 ऑल इंडिया लेवल पे हो गया वो। तो केवल एक दो स्पेसिफिक शुरू हुआ था छोटी छोटी चीज़ों से, कॉलेज से, लेकिन बहुत आगे बढ़ गया था। अब भी वो सर्कमस्टेंसेस अभी दूसरे हैं, उस समय प्राइस राइज से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स उस समय थे, मतलब आप पढ़ेंगे उसको तो बहुत पता चलेगा। तो एक छोटा सा मुद्दा में बहुत सारा मुद्दा समर्ज कर गया था। क्या अभी वो मुद्दे हैं इनके पास उतने स्ट्रांग? क्या लोग इतने नाराज हैं सरकार से कि आप एक छोटा सा मुद्दा जो एक वो स्पार्क बन जाए बड़ी चीज़ों को उसमें लाने के लिए? अभी बहुत जल्दी है इस बात पे इवन स्पेकुलेट करना। अभी तो हमने बस देखा है सोशल मीडिया में इनका, देखते हैं आगे कैसे इमर्ज करता है। डिस्पैचर निक नाम से हमारे व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं, टीएमसी, एनसीपी और एनसीपी शरद पवार जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा, आरएसएस या वामपंथी दलों जैसे मजबूत कार्यकर्ता आधारित संगठन व्यवस्था
क्यों नहीं बना पाई? वे कांग्रेस की तरह हाईकमान संस्कृति पर ही क्यों निर्भर रही? देखिए, इन सब पार्टी का आप एनसी देखें या टीएमसी देखें या एनसीएसपी देखें, हुँ, ये सब तो कांग्रेस के टूटी हुई है। ये जो आपको काडर जो बनता है, उसको उनकी ट्रेनिंग अब कमिटेड काडर के लिए लेफ्ट की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात करें, एक हुँ, आइडियोलॉजी बेस होता है सबके लिए। जिस आइडियोलॉजी में विश्वास करते हो, अब आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी होता है जैसे जो आपके बिलीफ्स हैं। आप समाज को कैसे चेंज करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स को कैसे चेंज करना चाहते हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाना चाहते हैं। मतलब जो जिस तरह जितना कमिटेड होके आप सोचते हैं, तो आपका पार्टी से रिलेशन बनता है। वो लेफ्ट का हो या संघ का हो, मतलब सबका अपना-अपना एक आइडियोलॉजी बेस्ड होता है कैडर। ये जिन पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये तो बस कांग्रेस से टूट के गए और इनके पास एक बड़ा-सा नेता मिल गया, तो एक पर्सनैलिटी ड्रिवन इनका एक पार्टी चल पड़ा। उस समय अल्टरनेटिव था नहीं, कांग्रेस ने भी जैसे कांग्रेस के लोग निकले, कांग्रेस उनको ला नहीं पाई और कांग्रेस मतलब जाके उस स्पेस को रीऑक्युपाई नहीं कर पाई। कांग्रेस में भी आपको काडर क्यों नहीं मिलता कि अभी एक आइडियोलॉजिकल एक जैसे कांग्रेस की बात करें, जैसे कांग्रेस एक कोई खास आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं थी। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में लेफ्ट के भी थे, राइट के भी थे, सेंटर वाले भी थे। अभी से नहीं, वो एक मूवमेंट की पार्टी है। वो एक हुँ, मूवमेंट था जो कि पार्टी में कन्वर्ट हो गया, जिसमें सारे आइडियोलॉजीज़ थे और जो चल गया। लेकिन धीरे-धीरे सब में डाइल्यूशन होता चला गया। तो अभी आप कह सकते हैं कि जैसे मेरी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज़्म है, मेरी आइडियोलॉजी प्लुरलिज़्म है, लिबरलिज़्म है, बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इटसेल्फ अभी जो हालत है, उसमें एक आइडियोलॉजी इनको डिफाइन करने में मुश्किल हो रहा है कि आप क्या हैं। पहले कांग्रेस सब कुछ हुआ करता था, सारा आइडियोलॉजी भी, राइटिस्ट भी, लेफ्टिस्ट भी, सेंट्रिस्ट भी, सब साथ में थे। अभी अब वो कहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब ये तो उन पार्टीज़ की बात करें जो कि कांग्रेस छोड़ के निकली है। अभी तो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसको खुद ही अभी लोगों को एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देना, वो उसको डिफाइन करने में मतलब अभी मोहब्बत की दुकान इज़ नॉट एन आइडियोलॉजी। ये कह सकते हैं उसका एक पार्ट हो गया, एक लार्जर आपका आइडियोलॉजिकल सेट क्या है, वो तो कांग्रेस में भी डिफाइन नहीं कर पा रही है। जी। हमारे व्यूअर सेनापति का प्रश्न है, वो कहते हैं जूनियर एनटीआर ने कभी राज्यपाल के पद को उन्होंने कहा था एक तरह से सफ़ेद हाथी उन्होंने उसको बताया था और कहा था इसे ख़त्म कर देना चाहिए। आज भी राज्यपाल सेनापति पूछते हैं कई बार दिल्ली के प्रतिनिधि की तरह काम करते दिखते हैं सेंटर के, चाहे केंद्र में कांग्रेस हो या भाजपा। ऐसे में क्या राज्यपाल पद को खत्म करने के कोई नियम आधारित व्यवस्था लानी चाहिए या इसमें कोई और सुधार की गुंजाइश है? कुछ इसमें करना चाहिए। देखिए, राज्यपाल एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आपको चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे सेरेमोनियल फंक्शंस भी होते हैं। प्लस जैसे स्थिति जब तब आती है, सपोज़ हंग हंग वर्डिक्ट आया है, हुँ, किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, कैसे उसको कौन-सी पार्टी, वो आपको देखना पड़ेगा किस पार्टी को अब लाएँगे, किस पार्टी को नहीं लाएँगे, कौन-सा कोलिशन है। तो उसके लिए इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है जो कि वो देखता है, अगर हंग वर्डिक्ट आ गया। आप उनके और ज़रूरतें जैसे देख रहे उनकी देख लीजिए, जैसे कि अगर आप स्टेट में हैं, आपने कोई बिल पास कर दिया। हुँ, अब ऐसा बिल हो जो कि कोई सेंट्रल बिल दूसरा हो, जिसके उल्टा आप बिल पास कर रहे हैं। तो फिर उस समय राज्यपाल का रोल आता है उसको देखते हुए कि क्या ये इन कॉन्सोनेंस है कि नहीं, उससे ये अलग तरह का। तो मैं जो कह रहा हूँ कि राज्यपाल का एक उस ऑफ़िस की ज़रूरत है, लेकिन जो ऑफ़िस वो बन गया है, अभी वो राज्यपाल का ऑफ़िस नहीं, एक पॉलिटिकल ऑफ़िस लगता है। और अभी नहीं क्यों? मतलब अभी क्यों? ये तो हुँ, कांग्रेस के ज़माने से। ये जो पॉलिटिकल ऑफ़िस में कन्वर्ट कर गया है राजभवन, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ये पॉलिटिकल ऑफ़िस में कन्वर्ट होता जा रहा हो, जो कि हुँ, अभी से नहीं हो रहा है, कांग्रेस के ज़माने से ही है, तो उसमें देखने की ज़रूरत है कि क्या सुधार हो सकते हैं, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? या फिर आपको राजभवन चाहिए या कोई दूसरा मैकेनिज़्म हो सकता है? मतलब वो करने के लिए जो गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंडेटेड काम है, वो क्या कोई दूसरा अथॉरिटी हो सकता है? बिकॉज़ अभी वो पॉलिटिकल ऑफ़िस हो गया है। मतलब अभी का मेरा मतलब, जैसा मैंने कहा कि मतलब हाँ, अभी से नहीं काफ़ी समय से। कांग्रेस के ज़माने जी, से ही पॉलिटिकल ऑफ़िस हो गया है। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह, अपने प्रश्न हमें ज़रूर कीजिए।